दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मेहर सिंह और ऑडियो आर्टिकल के नए एपिसोड के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अप्रैल 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री शास्त्री ने एक नारा दिया था, वह था जय जवान जय किसान। इस नारे के पीछे उद्देश्य ये था कि सेना के जवानों और देश के किसानों दोनों का ही मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। वजह यह भी थी कि 1962 में भारत चीन के साथ हुई लड़ाई हार गया था और देश के किसानों की कमर अकाल की वजह से टूट चुकी थी। उससे उबरने के लिए जवानों और किसानों दोनों में ही जोश भरने की ज़रूरत थी और इस नारे ने बखूबी ये काम भी किया। लेकिन इसके बावजूद किसानों की हालत में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। कई बार अनाज ज़्यादा पैदा हो जाने की वजह से किसानों को उसका दाम कम मिलता था, तो कई बार अनाज कम पैदा होने की वजह से अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी या वृद्धि हो जाती थी। इसके लिए सरकार की ओर से अनाजों की कीमतों को तय करने की पहल की गई। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की मौत के बाद देश संभालने का जिम्मा लाल बहादुर शास्त्री पर ही था। किसानों का मनोबल किसी तरीके से कमज़ोर नहीं हो और उन्हें अनाज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक दिन अपने कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम को बुलाया और इस बारे में बातचीत की। सुब्रमण्यम अनाजों की कम से कम कीमत तय करने के लिए तैयार हो गए, जिससे कि किसानों को किसी तरीके का नुकसान ना हो। इसके लिए चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री के सचिव एल के झा का नाम सुझाया और शास्त्री इस बात को मान भी गए। लेकिन एल के झा के नेतृत्व में 1964 को एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में इसके अलावा टीपी सिंह, आधार कर, एम.एल. दांतवाला, एम.सी. चौधरी, इस कमेटी का काम यह था कि वो अनाज के न्यूनतम और अधिकतम दाम तय कर सकते थे। सितंबर 1964 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बखूबी सौंप दी और लाल बहादुर शास्त्री ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्यों की सरकारों से बात करके अक्टूबर 1964 को अनाज का एमएसपी तय कर दिया, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। तत्समय भारत सरकार के सचिव शिवरामन ने इस पर अपनी अंतिम मोहर 1965 में लगाई, जिसके बाद 1966-67 से पहले बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। इसे आमतौर पर एमएसपी कहा जाता है। इसके बाद से ही हर साल सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। ये समर्थन मूल्य फसलों की बुआई से ठीक पहले घोषित किया जाता है। क्यों घोषित किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? दोस्तों अगर इसकी बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के पीछे सरकार की मंशा थी कि अगर किसी साल अनाज का उत्पादन ज़्यादा भी होता है तो अनाज की कीमतें एक तय सीमा से नीचे नहीं जाएंगी। इसकी वजह से किसानों को कम से कम उनकी लागत के साथ ही कुछ मुनाफा भी मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा सरकार का मकसद किसानों की मुश्किलों को कम भी करना है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के बाद स्थायी और स्थानीय सरकारी एजेंसियों के जरिए खरीदकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई और नेफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास उसका भंडारण करती है। फिर इसी स्टोर से वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के जरिए सरकार गरीबों तक कम कीमत में इस अनाज को पहुंचाने का काम भी करती है। अब जानते हैं कि किस किस फसल पर घोषित होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। 1966-67 में जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त सिर्फ एक फसल गेहूं के लिए इसे तय किया गया था। इसकी वजह से किसान और फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की बुआई करने लगे। इसके बाद अनाजों का उत्पादन कम होता चला गया। इसके बाद सरकार ने पहले धान, फिर तिलहन, दलहन की कुछ फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। वर्तमान में सरकार की तरफ से तकरीबन 25 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। इन फसलों में 7 अनाज होते हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, रागी के साथ 5 दलहन, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और 7 तेल मूंगफली, जिसमें सरसों, सोयाबीन, शीशम, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर सीड के साथ कुछ व्यापारिक फसलें जैसे गरी, गन्ना और कपास तथा जूट शामिल होते हैं। अब सवाल यह है कि ये एमएसपी सरकार तो तय करती है, लेकिन इसे तय कैसे किया जाता है? दोस्तों एमएसपी तय करने के लिए देश में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अंग्रेजी में इसे CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कहते हैं। ये संस्था देश के कृषि मंत्रालय के तहत आती है।
यह संस्था जनवरी 1965 में बनाई गई थी और तब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। 1985 में इसमें लागत भी जोड़ दी गई और नाम हो गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये संस्था कृषि मंत्रालय, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति और भारत सरकार को अपने आंकड़े बताती है। इन तीनों जगहों से इजाज़त जब इसे मिल जाती है तो अलग अलग फसलों का MSP तय किया जाता है। वहीं गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक अलग आयोग होता है जिसे गन्ना आयोग कहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि MSP को तय कैसे किया जाता है। प्रिय मित्रों, ये हर साल चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग फिलहाल 25 फसलों लगभग इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। इसके लिए आयोग कुछ मानक आधारित आंकड़े इकट्ठे करता है जिसके लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग ये तीनों मिलकर के संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि MSP जब तय भी कर दिया जाता है तो इसमें दिक्कतें कहाँ होती हैं। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से अभी भी किसानों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या किसान इन सब चीज़ों को लेकर परेशान होता है। इन सारी सुविधाओं और योजनाओं के बाद भी किसान परेशान है। इसकी वजह है न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने में खामी। कृषि मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है। ऐसे में हर राज्य में किसी अनाज की उत्पादन लागत एक जैसी हो ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के किसान नेता मुकुट सिंह कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ इतना सा होता है कि किसान की लागत निकल जाए, उसे कोई फ़ायदा न मिले। उनका कहना है कि अनाज की कीमत तय करने के दौरान सरकार किसान के ज़मीन की कीमत और किसान के घर के काम करने वाले लोगों की मजदूरी नहीं जोड़ती है। जिस किसान के पास ज़मीन है उसका तो काम चल जाता है, लेकिन भूमिहीन को किराए पर ज़मीन लेकर खेती करनी पड़ती है। ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने के दौरान सरकार ज़मीन के किराए को नहीं जोड़ती है और ऐसे किसानों को खेती की वजह से नुकसान ही होता है, फ़ायदा कतई नहीं। इसके अलावा किसान फलों, सब्जियों और दूध के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष दीनानाथ बताते हैं कि FCI सहकारी समिति, साधन सहकारी समिति और ऐसी कई समितियां जिनके पास अनाज खरीदने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये सभी धान और गेहूं के अलावा किसी और चीज़ की खरीद करते ही नहीं हैं। वो बताते हैं कि इन समितियों को किसी और अनाज या दाल को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में गेहूँ और चावल की बहुतायत होती है। ऐसे में किसान अपने दूसरे अनाज बाजार भाव पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें उनकी लागत भी नहीं मिल पाती और अगली बार से वो अनाज उगाना छोड़ देते हैं। नतीजन हाथ और मुंह को आने की स्थिति बेचारे इस अन्नदाता किसान के सिर माथे पर आती है। तो इस प्रकार से हमारा किसान बहुत परेशान है। दोस्तों, इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग, जिसके नेतृत्व में हमारे यहाँ पर हरित क्रांति आई थी, तो उसकी कुछ सिफारिशें थी, रिकमेंडेशंस ऑफ स्वामीनाथन आयोग कमीशन, उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, देश के किसी भी हिस्से में हो रहे किसान आंदोलन की सबसे बुनियादी मांग है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। किसानों की हालत को सुधारने के लिए 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसे देश में किसानों की हालत सुधारने के रास्ते खोजने थे। करीब 2 साल बाद 2006 में कमेटी ने अपनी सिफारिशें छोड़ दी, जो अभी तक लागू नहीं की जा सकी हैं। तब की कांग्रेस सरकार और अब की BJP सरकार ने इन सिफारिशों को सीधे तौर पर लागू नहीं किया। एक किसान नीति बनाई गई और कहा गया कि सरकार की नई योजनाएं और फैसले कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही लिए जा रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करे और किसानों को उनकी किसी भी फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य दे। इसके अलावा समिति की और भी कुछ सिफारिशें थी जो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर थी, जिसमें कहा गया था कि एक नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस बनाई जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि सिंचाई के रूप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी की सप्लाई को किसानों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए और हमारे जो भूमिगत जल है उसको रिचार्ज करने का सरकार को एक नियत और बेहतर रिचार्ज प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय किसान उपलब्ध ज़मीन के अनुपात में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिंचाई, पानी निकालने, वाटर हार्वेस्टिंग, रिसर्च डेवलपमेंट और रोड कनेक्टिविटी के लिए हमारे यहाँ पर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए
पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। मिट्टी के पोषण से जुड़ी कमियों को सुधारने के लिए मिट्टी की टेस्टिंग लैब्स जो हैं उनका एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना चाहिए। हालांकि इसके लिए मोदी सरकार ने सन 2014 में एक योजना जरूर शुरू की है जो कि मृदा के संरक्षण के लिए, मृदा टेस्टिंग के लिए की गई है। इसके साथ साथ किसानों को लेकर स्वामीनाथन आयोग ने क्रेडिट और बीमा के लिए भी कुछ ब्याज दरों को लेकर अपना एक फैसला किया था और उन्होंने कहा था कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एग्रीकल्चर रिलीफ फंड बनाया जाना चाहिए। वहीं फूड सिक्योरिटी को लेकर स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाना चाहिए। चूँकि पंचायत जैसी लोकल बॉडीज़ की मदद से सरकार उन योजनाओं को रीऑर्गेनाइज कर सकती है जो कुपोषण दूर करने के लिए चलाई गई हैं। कुछ महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनके माध्यम से भी खाना और पानी बैंक स्थापित किए जा सकते हैं। वहीं स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की खुदकुशी को लेकर वर्तमान में आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पिछले कुछ सालों से किसानों ने आत्महत्या के रास्ते को अपनाया है। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि कम कीमत पर बीमा और चिकित्सा सुविधाएं किसानों को दिलवाई जानी चाहिए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को उन हिस्सों तक पहुंचाना होगा जहां किसान ज़्यादा खुदकुशी करते हैं। सरकार किसानों के लिए जो काम करती है उन्हें किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर कमीशन बनाए जाने चाहिए जिसमें किसान ही सर्वे सर्वा हो, यानी कि किसान ही उसका एक अध्यक्ष होना चाहिए। हर फसल का बीमा होना चाहिए। किसान को हर जगह सस्ती दरों पर बीज और खाद भी उपलब्ध करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस अध्याय में जाना है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, उसके क्या दोष हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं और इसको लेकर स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो दी उसमें क्या क्या प्रावधान किए थे। शुक्रिया।